अभी तक जो आपने काम किया है मॉर्निंग से लगा के अभी तक? हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र गए थे। जो प्रयास है अभी कि धान और गेहूं जिस पे काफ़ी फोकस। उसके बाद हम मुक बधिर विद्यालय गए, बच्चों से मिले, उनके प्रॉब्लम साझा किए। वहाँ एक मुक बधिर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। जो आदमी अपनी कमजोरी नहीं पहचान सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। फेल्यूर से हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर फेल्यूर को अपने मन में दबा के रखना और आगे ना बढ़ना, ये आदमी की कमजोरी है। आपको सर पावर ज़्यादा पसंद है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके पास एक मैजिक वैन हो तो दतिया में सबसे पहला क्या बदलाव करना चाहिए? मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टारगेट लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज का पहला जो अड्डे विद कलेक्टर की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इसमें हम आ गए हैं दतिया जिले के स्वप्निल वानखेड़े सर के घर। आप देख सकते हैं सर का बंगला, इस टाइप से सर की यहाँ पे गाड़ियाँ रखी है पीछे। ये सर का घर है जहाँ पर सर रहते हैं। ये सर का जो बाहर का टाइम स्पेंड करते हैं, देख सकते हैं हम सभी चीज़ें आपको। आपका हर किसी का सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है कि जो हम कलेक्टर बनते हैं कैसा घर रहता है, कैसी फैसिलिटीज़ रहती है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से जो है सर का घर बना हुआ है। यहाँ पे सर की गाड़ियाँ वगैरह रखी है। उम्मीद है आपको ये सीरीज बेहद ही पसंद आएगी। मेरे लिए भी बड़ा एक चैलेंज है, और क्योंकि चैलेंज बड़ा है, मुश्किलें भी आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी इसमें। हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे साथ नहीं जुड़े तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको क्या लगता है, ये सीरीज हमें कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ये सीरीज में हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हम एड ऑन कर सकते हैं? आपका सुझाव ज़रूर दें। चलिए हम सर से डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में क्या प्लानिंग रहती है आपकी? सबसे पहले उठने के बाद क्या करते सर आप? सबसे पहले उठने के बाद एक किताब जरूर पढ़ता हूँ मैं। किताब जनरली का सर कोई सा नाम बताना चाहेंगे? अल्टरनेटिव 2 किताबें चलती है। अभी मैं एटॉमिक हैबिट चल रही है, जो दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। ओके। और उसके साथ साथ कोई ना कोई मेडिटेशन या हेल्थ रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ। ओके। वो पढ़ता इसलिए हूँ ताकि मेरे दिनचर्या में वो मेरे थॉट प्रोसेस में आए, इसलिए। सर आपके कोई फेवरेट लीडर या रोल मॉडल? मुझे सचिन तेंदुलकर पहले से ही बहुत पसंद था, बचपन से ही। जिस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते थे और हार की जिम्मेदारी लेते थे अगर हमने हारा तो, लेकिन जीत का श्रेय कभी उन्होंने नहीं लिया, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे पापा रहे। स्ट्रगल से, असफलताओं से बाहर कैसे निकालना है और आगे कैसे बढ़ना है। अब आज की स्थिति में मेरे नए रोल मॉडल मेरी वाइफ भी है, क्योंकि जब भी मुझे परेशानी होती है वाइफ से मैं पूछता हूँ, कुछ ना कुछ सजेशन वो देती है, जिससे मुझे एक नया अनुभव और नया व्यू पॉइंट मिलता है। क्योंकि उनका देखने का नज़रिया आम आदमी का होता है, हमारा नज़रिया प्रशासन का होता है। तो अब मेरे लिए वो भी एक रोल मॉडल है। ओके सर, जब कभी स्ट्रेस होता है सर तो आप कैसे उससे बाहर निकलते हैं? कभी होता है कलेक्टर सर को? जी, स्ट्रेस होता है क्योंकि हम जिम्मेदारियाँ रहती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर चक्का जाम हुआ तो चक्का जाम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर जाम लग जाता है। तो ऐसे में वो चक्का जाम को ख़त्म करना, इसमें स्ट्रेस आ जाता है। तब लंबी सांसें लेना, रिलैक्स खुद को रखना। और कभी कभी टाइम लिमिट का भी होता है कि बाढ़ काफ़ी आ रही है, पानी भरा जा रहा है, प्रेशर बढ़ता है, तब भी स्ट्रेस रहता है। ऐसी चीज़ों में, या फाइल वर्क बहुत ज़्यादा, सुबह 6 बजे लगे हुए रात 9-10 बज गए, थक जाते हैं, ऐसी चीज़ों में भी स्ट्रेस रहता है। ऐसे में कभी किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, मेरे बेटे के साथ खेलना शाम को मुझे अच्छा लगता है। खेलना माने लिटरली मैं खेलता ही हूँ। एक दिन की अगर आपको छुट्टी मिलती है तो कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? तो मैं शांति से बैठना पसंद करता हूँ, कुछ भी नहीं, मोबाइल अंदर रख देता हूँ और शांति से बैठना पसंद करता हूँ। मैं खुद को चाहता हूँ कि मैं बोर हूँ ताकि मैं रिलैक्स फील करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना देरी के। सर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया। शुरुआत करते हैं सर, आज का कैसा क्या रहा अभी तक जो आपने काम किया है मॉर्निंग से लगा के अभी तक? आज शनिवार है, शनिवार में माँ पीताम्बरा पीठ यहाँ है जिसमें काफ़ी भीड़ रहती है। हम लॉ एंड ऑर्डर वो सुबह सुबह संभालते हैं।
तो सुबह पहले उसको देखने गए हम। उसके बाद प्रोबेशनर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो उनके साथ डीब्रीफिंग किया गया। वो विलेज विज़िट किया उन्होंने ग्राम पंचायतों में 5 दिन का। तो 5 दिन के विलेज विज़िट के बाद जब वो यहाँ आए तो अपने जो अनुभव थे जी वो उन्होंने बताए। फिर उनके साथ वो डिस्कशन हुआ कि आप अभी तक आपके मन में क्या था गांव के बारे में, और आप जब गांव में रहे तो आपके क्या धारणा रही, उसमें क्या डिफरेंस पाया आपने, कैसे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम जो आप सोचते हैं वैसा नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे कि है वैसी हो सकती है, कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, तो आपने क्या क्या बनाया, इसके बारे में डीब्रीफिंग हमने की है। और उसके बाद फिर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र गए थे। जो शासन का जो प्रयास है अभी कि धान और गेहूँ, जिस पे काफ़ी फोकस अभी तक किसानों का रहा है, जिसमें ठीक ठाक उनको मुनाफा भी मिलता है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, किसानों से बात किए, कृषि विज्ञान केंद्र को देखा। उसके बाद हम मुक बधिर विद्यालय गए। मुक बधिर विद्यालय में बच्चों से मिले, उनके प्रॉब्लम साझा किए। वहाँ एक मुक बधिर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर घर आए लंच के लिए, तो यहाँ 1-2 लोग वेट कर रहे थे सुनवाई के लिए, उनसे बात किए और उसके बाद फिर लंच हुआ। वैसे सर, तो आज तो सैटरडे है, बेसिकली सैटरडे को तो ऑफिस वगैरह सारी मतलब ऑफ रहता है, फिर भी आप आज काम कर रहे थे। वो सोल्जर पिक्चर का डायलॉग याद कीजिए कि सोल्जर इज नेवर ऑफ द ड्यूटी, वैसा ही प्रशासन का है, प्रशासन इज नेवर ऑफ द ड्यूटी। हम हमेशा काम करते, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, दिमाग में हमेशा प्रशासन में क्या चल रहा है, क्या इशू है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, कहाँ दिक्कतें लोगों को हो सकती है, वो चलता ही रहता है और इसको हम ध्यान में देते रहते। तो हमारे लिए चाहे शनिवार रविवार ऑफिस में नहीं जाते, फील्ड पे जाते होंगे, लेकिन ऑफ नहीं रहता। सर, अब मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगभग 3.5-4 साल काम किया था। मैं पुणे में लगभग 1 साल और उसके बाद मुंबई में रहा हूँ, नवी मुंबई में रहा, अंधेरी ईस्ट में भी रहा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बड़ा अनुभव था। लेकिन फिर पापा का हमेशा कहना था कि कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, 10th और 12th में ज़रूर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन पापा का ये हमेशा कहना था कि एक बार हमने प्रयास करना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि अगर हम में क्षमता है तो हम समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। हर कोई पब्लिक सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई जो कर रहा है वो अपने अपने पब्लिक सर्विस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली फेस टू फेस कांटेक्ट करके अगर पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। शुरुआत में शायद इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था सिविल सर्विसेज में, लेकिन जब पुणे मुंबई रहा तो मुझे वो फील नहीं आया कि अपने गांव से, लोगों से, जनता से दूर होके एकदम एनोनिमिटी की ज़िंदगी जीना मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़े महानगरों से दूर रहे और फिर लोगों के बीच में जाए, उनसे सीधा संवाद करें, उनके इशू को समझें और जो हो सकता है वो हम प्रयास करें। इस मोटिवेशन से लगभग 2012-13 में मैंने ये शुरुआत की थी। तब यूपीएससी का सिलेबस भी चेंज हो रहा था। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मुझे मिला। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैंने 2014 में ज्वाइन किया था। उसमें नागपुर में ज्वाइन करने के बाद मैंने यूपीएससी की जर्नी कंटिन्यू रखी और नेक्स्ट ईयर फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर, आप दतिया के फर्स्ट टाइम कलेक्टर बने हैं, अभी तक का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक शायद 2 या 3 महीने हो गए आपको। एज ए कलेक्टर का अगर अनुभव पूछ रहे हैं तो अभी मुझे 3.5 महीने यहाँ हुए। जैसे मैंने बताया पीतम्बरा पीठ है और इसके साथ साथ ही सोनागिर है, यहाँ रतनगढ़ है। तो यहाँ इस ज़िले में मंदिर काफ़ी है, लोगों की मान्यताएं हैं, तो ऐसे वातावरण में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। एक लगाव लोगों से जुड़ा और यहाँ मैंने पहला ये प्रयास किया कि जैसे मुझे सीनियर्स ने और प्रशासन की मंशा है कि जो जिसको समस्या है वो अगर प्रशासन के साथ पास पहुँच पाए तो प्रशासन है। अगर प्रशासन के पास लोग नहीं पहुँच पाते, उनकी समस्या वो लेकर आपके पास नहीं आ पाते, आप उनसे नहीं मिल पाते,
आपके पास वो संवेदना नहीं है, तो शायद प्रशासन उनके लिए नहीं है। फिर वो तो स्कीम चल रही है, वो डिलीवर हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो समस्या लेके आते हैं। तो हमने सबसे पहले यही प्रयास किया कि जो भी कलेक्ट्रेट में आएगा वो बिना मिले नहीं जाएगा। अगर मैं कलेक्ट्रेट में हूँ या दतिया में हूँ, शहर में हूँ, अगर मैं फील्ड पे हूँ तो ही सिर्फ वो वापस जाएगा। फिर हम एडीएम को बोलते हैं कि एडिशनल जो कलेक्टर होते हैं वो फिर सुनवाई करते हैं। लेकिन अगर मैं होगा तो मैं किसी को डेलीगेट नहीं करता, मैं खुद ही सुनवाई करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ जो मंदिर के प्रोजेक्ट्स थे उस पर काम करना शुरू किया, और शिक्षा, साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था, इस पर ज़्यादा फोकस किया। दतिया अभी मध्य प्रदेश में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें हम ई अटेंडेंस सभी शिक्षकों के लगाते हैं। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी शिक्षक समय पे स्कूल में जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ई अटेंडेंस हेल्थ में भी लगाया। हर गांव जिसमें अस्पताल है, हमारे पास 106 छोटे छोटे अस्पताल है और बड़े अस्पताल की लिस्ट अलग है। 106 के 106 में हम ई अटेंडेंस से डॉक्टर्स के अटेंडेंस ले रहे हैं, तो वो भी हमारे पास रेगुलर आ रही है, जिससे धीरे धीरे ही सही 1-1.5 महीने का पीरियड होगा जिसमें लगातार अटेंडेंस हम ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहे हैं। धीरे धीरे ही सही अब उसका रिजल्ट आने लगा है। अब बच्चे थोड़े खुश होने लगे हैं। हमारे पास कुछ स्कूलों में बच्चे प्राइवेट से पब्लिक में आने लगे हैं। अब लोगों की संख्या जो ग्रामीण अस्पताल है उसमें बढ़ने लगी है। तो ये जो 3-3.5 महीने का मेरा सफ़र रहा है उसमें मुझे ये खुशी है कि हम लोगों ने जब पुश किया, प्रयास किया कि जो हमारे एम्प्लॉय वो अपने कार्यालय में रहे, ज़्यादा समय तक रहे, ताकि लोग उनके पास पहुँचे। उसमें अभी तक तो मैं सफल हुआ और अब अपेक्षा करूंगा कि इसको मैं जारी रखूं। एक चीज़ सर मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी, जब मैं सुबह से आया हूँ तो आपके साथ ही था। आप विजिट भी कर रहे थे, स्कूल में भी गए थे, एक कॉलेज में भी गए थे। तो मैं देख रहा था यहाँ पे भी, आप ऑफिस में भी देखा, जो आपसे कोई भी आम व्यक्ति आसानी से मिल सकता है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा है मैंने कि कलेक्टर से मिलना आसान नहीं होता आम लोगों के लिए। जैसे मैंने बताया कि प्रशासन अगर संवेदनशील है तो प्रशासन जिंदा है। अगर हम संवेदना नहीं दिखाते हैं तो फिर प्रशासन का कोई अर्थ ही नहीं है। स्कीम तो वैसे भी चलती रहेगी। आप पैसा, जैसे कोई योजना है, ऑनलाइन पैसा आते रहेगा, किसान जैसे उपज लेते रहेंगे, वो मंडी में बेचेंगे, उनके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन उनको जो समस्या आ रही है वो समस्या को कौन सुनेगा? प्रशासन को चीजें कैसे पता चलेगी कि समस्या क्या आ रही है? आपके एम्प्लॉय है उनसे समझेंगे, लेकिन वो तो वही समस्या बताएंगे जिसमें बहुत बड़ी चीजें होती है। छोटी छोटी चीजें तो आपको कभी नहीं बताएगा। छोटी छोटी चीजें बताने वाले हैं आपके आम नागरिक, छोटे से छोटा गरीब जनता हो या बड़ा आदमी हो, कोई भी, वो अगर आपके पास आ सकता है, अगर वो आपके पास अपनी व्यथा रख सकता है तो प्रशासन संवेदनशील है। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि चाहे कोई फाइल साइन ना हो पाए, परंतु लोग मेरे से मिले बिना ऑफिस के बाहर ना जाए। बतौर कलेक्टर के तौर पे डेली की आपकी कोई प्लानिंग रहती है क्या? कि आज मुझे पहले से प्लानिंग रहती है या फिर उसी दिन प्लानिंग होती है आपकी कि इतने समय में मुझे ये चीज़ें करना है? और क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाती है जो आप प्लानिंग करते हैं? बिना प्लान के तो हम काम नहीं कर सकते। हमें हफ्ते की चीज़ें प्लान करनी होती है कि कहाँ विजिट करेंगे, किसका निरीक्षण करेंगे, कौन सी मीटिंग करेंगे, कब मीटिंग होगी, कौन उसमें आएगा, ये प्लान ज़रूर होता है। लेकिन 2 टाइप की हमारी चीज़ें चलती है। एक तो प्लानिंग के हिसाब से, एक होता है सडन। सडन में जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, कोई लोग मिलने आ गए, कोई नया इश्यू पता चल गया, बारिश ज़्यादा हो गई, पानी कहीं भर गया, एकदम से जाना पड़ता है। या कभी कभी जाना नहीं पड़ता है लेकिन हम डायरेक्ट विजिट चले गए। बहुत सारी हमारे डायरेक्ट विजिट भी मैं पहले से प्लान करके रखता हूँ, लेकिन कुछ कुछ विजिट एकदम से, सुबह न्यूज़पेपर में कुछ आया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो दोपहर को मैं चला गया, चेक कर लिया, या पता चला कि नगर पालिका में ये इशू चल रहा है या इस ग्राम पंचायत में ये इशू चल रहा है, तो हम तत्काल 10-11 बजे किसी अधिकारी को बोल के तत्काल भेज देते थे। तो ये चीज़ें जो होती है वो अनप्लान्ड होती है। तो 20-30% हिस्सा अनप्लान्ड रहता है, 60-70% प्लानिंग के हिसाब से चलता है। एक और सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे बतौर आप सर अधिकारी जो रहते हैं या फिर एक सामान्य व्यक्ति भी जो रहता है, जब बात आती है किसी भी डिसीजन की और आपके सामने तो पर डे एक से मतलब बैक टू बैक डिसीजन लेने का आता है कि इसमें कौन सा सही होगा, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, तो डिसीजन कैसे लेते हैं आप? डिसीजन 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो लॉन्ग टर्म सोच के, एक तो समस्या समझ के। उदाहरण के लिए
किसी का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, राइट सर। एकदम से आ गया, तो हम लोग जैसे निर्णय लेना है कि अब उनको हटाना है नहीं हटाना है तुरंत, तो पहले तो उनको समझेंगे कि उनका विषय क्या है, कि क्यों वो चक्का जाम किए। हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है और जो एक्सीडेंट हुआ है वो जानबूझ के हुआ, किसी ने जानबूझ के मारा, या हो सकता है कि खराब रास्ता था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कोई कारण होगा, या हो सकता है वो मुआवजा चाहते हैं। तो ऐसे में निर्णय जो लेना था फिर उनसे पूछेंगे हुआ क्या है, क्या चाहिए आप, फिर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर और कोई डिमांड करते हैं, जब डिमांड करेंगे तो फिर हम यहाँ डिसीजन लेते हुए, कोई डिमांड किया कि इनको मुआवजा मिला जाए, तो फिर हम लोग नियम कानून देखते हैं कि नियम कानून में वो मुआवजा दिया जा सकता है कि नहीं। अगर नियम कानून में नहीं दिया जा सकता तो हम एक्स्ट्रा में क्या मदद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में मदद माने कोई अगर जनप्रतिनिधि है तो उनसे बात करके क्या आप इनको कुछ 50,000 का मदद दिला सकते हैं, या कोई समाज सेवी है उनसे बात करके, या कुछ और जैसे आयुष्मान कार्ड नहीं बना है किसी का तो उनको हम इस तरीके से कुछ मदद करने का प्रयास करते हैं। वो निर्णय आपको तुरंत लेना पड़ता है। लेकिन एक और निर्णय जो इसमें इस स्थिति में है वो है चक्का जाम का। चाहे निर्णय मैं लूँ या ना लूँ, चक्का जाम तो मुझे खुलवाना पड़ेगा, परंतु इनसेंसिटिविटी हम नहीं दिखा सकते कि तुरंत उनको हटा दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अगर 1 घंटे में नियम के अनुसार हम बताते हैं, हो सकता है हम लोग दे पाएंगे 2 लाख का मदद, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमें 20 लाख चाहिए। शासन जो नहीं दे सकता वो तो हम नहीं दे पाएंगे। फिर हम प्रयास करते हैं। फिर एक निर्णय लेना पड़ता है कि समाज के लिए सबसे ज्यादा क्या है। परिवार तो है, दुख में है, उनकी गलत नहीं है, लेकिन चक्का जाम करना वो भी गलत है। उसको तो हम दुख में है इसलिए वो उस गलत को तो स्वीकार नहीं कर सकते। तो कभी निर्णय सख्ती से निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको हटना पड़ेगा, नहीं तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा निर्णय हो गया है कि आपको तुरंत सख्ती के निर्णय लेने पड़ते हैं, एक सेंसिटिविटी के निर्णय लेने पड़ते हैं कि उनको दर्द हुआ है, उनके साथ रहे हम, लेकिन साथ में पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, पीछे बच्चों की गाड़ियां खड़ी है, स्कूल जाने वाली गाड़ियां खड़ी है, वो बच्चे धूप में, गाड़ी गर्म हो रही है, एम्बुलेंस में मरीज खड़ा है, तो आपके मुआवजे के चक्कर में हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो अगर थोड़ी देर तक अगर समझाए नहीं समझते तो हम सख्ती से भी हटाते हैं। ये दूसरा निर्णय। तीसरा हम लॉन्ग टर्म निर्णय कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या ये रोड खराब थी इसलिए हुआ, क्या यहाँ सिग्नल नहीं था इसलिए हुआ। तो लॉन्ग टर्म निर्णय पे तभी के तभी निर्णय लेना होता है कि उसको हम नोट डाउन करते हैं और उसको फिर आने वाले 1 या 2 महीने में, जैसे ब्लैक स्पॉट होता है जिसमें गाड़ियां जब मूव होती है तो आगे की गाड़ी दिखती नहीं है, तो ब्लैक स्पॉट में निर्णय लिया जाता है कि उस ब्लैक स्पॉट को कैसे हटाए। ब्लैक स्पॉट होता है कि 2 गाड़ियां दिखती नहीं जब आती है आगे सामने दूसरे साइड से आ रही, तो ऐसे में निर्णय लिया जाना होता है कि ब्लैक स्पॉट को निकाला जाए ताकि मोड जो है वो 90 डिग्री या 80 डिग्री या 70 डिग्री ना हो, वो कम से कम किया जाए। ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो निर्णय शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शासन के नियम अनुसार, और शासन के नियम अनुसार नहीं है, शासन नहीं दे पा रहा है तो हम किसी से मदद लेके वो निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। एक और चीज़ सर, जैसे गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्कीम्स चला रहे हैं, काफ़ी इनिशिएटिव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिनको मिलना चाहिए उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसे केसेस आए जिनको मिलना चाहिए और वाकई में नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, शासन की कुछ मजबूरियाँ होती है, शासन के पास फंड है नहीं है, कभी कभी उनको मिलना चाहिए लेकिन हमारी प्रशासन की गलती के कारण नहीं मिलता है। कभी कभी होता है कि शासन के पास वो स्कीम नहीं है तो नहीं दे पाते, कभी कभी होता है शासन के पास स्कीम है लेकिन फंड नहीं है तो नहीं दे पाते, कभी कभी होता है कि हमारे पास लिमिटेशन, जैसे पीएम आवास है, पीएम आवास में किसी गांव में ग्रामीण, पीएम आवास ग्रामीण में किसी ग्रामीण में 50 घरों को पीएम आवास देना है, घर देना है, परंतु शासन की तरफ से सिर्फ 22 आया, तो 22 को ही दे पाएंगे हम, बाकी 28 को 1 साल इंतजार करना पड़ सकता है, हो सकता है 2 साल भी किसी को इंतजार करना पड़े, फिर 22 ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो 28 लोग रहते हैं उनको नाराजगी तो रहती है प्रशासन की तरफ से, तब बुरा तो लगता है। फिर हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा, आएगा जरूर परंतु अभी नहीं, हो सकता है दिसंबर के बाद आए, मार्च के बाद आए, शासन के पास जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे वो जारी करते। शासन की मंशा रोकने की नहीं है, लेकिन जितना हमारे पास रिसोर्स हो गए उतना ही हम उनको दे पाते। इसीलिए ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं कि कोई आया और हम वो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते। एक और चीज़ सर, मैंने आपको नोटिस किया है, आपकी कुछ वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह देखी है जिसमें आप बच्चों के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ में,
क्या कारण है सर, इतना कनेक्शन आपका उनके साथ में? बच्चों के साथ रहने का एक सीधा जो अंदर की बात है कि थोड़ा रिलैक्स आदमी हो जाता है। दिन भर टेंशन टेंशन रहता ही है, आप हर 10 चीज़ें आप एक साथ दिमाग में चलती रहती है। अच्छा। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में चल रहा है शाम को क्या होने वाला है, सही, सही। मंदिर में क्या चल रहा है, ट्रैफिक जाम का क्या इशू है, वो दिमाग में चल रहा है। 2-3 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं जो मेरे अंदाजा में आ गए। ऐसे में आपको चाहिए होता है जैसे परिवार है एक जहाँ शांति मिलती है, मंदिर है जहाँ शांति मिलती है, बच्चे हैं उनके साथ शांति मिलती है, एक खुशी का अनुभव मिलता है। तो हमें, मैं और मेरी वाइफ को भी जब भी हमें मौका मिलता है हम बच्चों के बीच में ज़रूर जाते हैं, समय बिताते हैं। मेरा बेटा भी 5 साल का है तो उनको भी उसके दोस्त मिल जाते हैं, तो उनको देख के भी हमें खुशी होती है। इसलिए मुझे बच्चों के साथ जाना अच्छा लगता है। सर जब पहले दिन आप दतिया में आए थे और कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे थे, उस दिन क्या फील हो रहा था और क्या किया उस दिन आपने पहले दिन? पहली बात मैं आपकी पहले सवाल को करूँगा कि आपको फील क्या हुआ। कलेक्टर एक रोल है, राइट सर। कोई एक ताज नहीं है। इसके पहले मैं नगर निगम कमिश्नर रहा, उसके पहले मैं सीईओ जिला पंचायत रहा, एडिशनल कलेक्टर रहा, एसडीएम रहा, इवन कलेक्टर के चार्ज में भी मैं रहा बहुत दिन तक सतना में। तो फीलिंग ऐसा कुछ नहीं है कि अलग कुछ आ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, इतनी फीलिंग थी। लेकिन जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था तो सबसे पहले मेरा एक ही काम था, सीट पे बैठने से पहले पहली साइन करने से पहले जिले का भ्रमण हो जाए, जिले की बेसिक चीज़ें दिखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड कैसे है, गांव कैसे है, डेवलपमेंट कैसा है, और जो भी यहाँ की परंपरागत मंदिर है उनका दर्शन किया जाए। तो मेरा दोनों काम पहले दिन हुआ था कि मैं हर जगह जाके दर्शन किया और जिले का 3-4 घंटे तक पहले भ्रमण किया, उसके बाद मैं ऑफिस गया और ज्वाइन किया था। आपको सर पावर ज़्यादा पसंद है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। कि हम कुछ करें तो हम जवाब दें उसके लिए कि यह मैंने किया, चाहे वो गलत हो जाए। सर फाइल में काम करना अच्छा लगता है फील्ड पर? फील्ड, लेकिन फाइल के बिना फील्ड नहीं हो सकता। अगर आपके पास एक मैजिक वैन हो तो दतिया में सबसे पहला क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य, क्योंकि आदमी आज गरीब हो रहा है, अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। 4-4, 5-5, 6-6 लाख उसके जाते हैं, ज़मीन बेचना पड़ता है। तो स्वास्थ्य अगर उसको फ्री में मिल जाए तो आसानी से उसकी ज़िंदगी वैसे के वैसे रह जाती है, नहीं तो गरीबी में ढकेला जाता है। राइट सर। सर आपके अकॉर्डिंग लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप मीन्स समस्या समझना और तत्काल निर्णय लेना जहाँ ज़रूरत है, और निर्णय भी कुछ लॉन्ग टर्म के, कुछ शॉर्ट टर्म के, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, सबको समझ के, सबको ध्यान में रखते हुए और ज़रूरत अनुसार निर्णय लेना। ओके सर, सबसे बड़ा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा अभी तक का? जब मैंने निर्णय लिया था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंटिन्यू नहीं करना है। उधर मतलब उतनी खुशी नहीं मिल पा रही थी क्या जितनी आज मिल पा रही है? जिम्मेदारी है, सॉफ्टवेयर में भी जिम्मेदारी थी, यहाँ भी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ काम करते हुए आपको इफेक्ट दिखते हैं कि मैंने कुछ किया है, उसका इफेक्ट है, तो यहाँ खुशी ज़्यादा मिलती है काम करते हुए। फ़र्क कितना है? ओके सर, किससे ज़्यादा सीख मिलती है आपको, किताबों से या ग्राउंड रियलिटी से? ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा मिलती है, लेकिन बिना किताब आप ग्राउंड रियलिटी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपका नॉलेज भी अधूरा मिल जाता है। आईएएस बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी पर्सनल लर्निंग क्या रही? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार तो करना पड़ेगा, हर कोई करेगा, लेकिन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है उसको सफलता का रास्ता ज़रूर दिखता है। आगे आप कलेक्टर की पोस्ट पे दतिया के लिए और क्या क्या चीज़ें बेहतर करने वाले हैं, क्या क्या प्लानिंग है अभी तक आपकी? पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है कि जो मैटरनल डिलीवरियाँ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में हो। हमारे पास अभी लगभग 8 से 10 अस्पताल में डिलीवरी होती है। मैं चाहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में डिलीवरी हो, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको ज़्यादा सफ़र ना तय करना पड़े अस्पताल तक पहुँचने के लिए, और होम डिलीवरी है उससे कम हो जाएगी। दूसरा मेरा टारगेट है कि स्वास्थ्य में मिडिल क्लास भी सरकारी अस्पताल का उपयोग करे, ताकि प्राइवेट पे जो खर्चा करते हैं वो कम हो जाए। तीसरा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी अभी अग्रेसिव रहे हैं, शासन के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी स्कूल चला रहे हैं, तो उनको उनकी जो सर्विस है उसको अच्छा करना, उनके ऊपर ध्यान देना, ताकि लोगों को सही दाम में अच्छी सुविधाएं मिले। सर आपकी कोई ऐसी हैबिट मिनिमम 3 जो आपको आप डेली फॉलो करते हैं और आपको वो चीज़ें पसंद है वो करना? पहला,
मुझे सुबह उठ के आधा घंटा कम से कम किताब पढ़ना अच्छा लगता है, जो मैं कैसे भी करके प्रयास करता हूँ पढ़ने का। दूसरा, मुझे क्रिकेट खेलना देखना दोनों अच्छा लगता है। तीसरा, मुझे मेरे छोटे बच्चे के साथ शाम को आधा घंटा खेलना अच्छा लगता है। वो तीनों चीज़ें मैं डेली फॉलो करता हूँ। अभी तक आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो अभी तक आपको यादगार रहा हो और हमेशा रहेगा? दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं फेल हुआ था, एक कॉर्नर में जाके बैठ गया। मैंने प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो पापा मेरे पास आए और बोले कि चिंता ना करो, कुछ चीज़ें समय के बाद ही मिलती है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर एक चीज़ उन्होंने कही जो मुझे हमेशा याद आती है, इसी जगह पे हम बैठे हुए होंगे और बोल रहे होंगे मुश्किल तो बहुत था लेकिन करके दिखाया। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्चुअली पास हुआ तो पापा घर पे नहीं थे, पापा स्कूल में गए हुए थे, ना मम्मी थी। फिर पापा को मैंने फ़ोन किया है जब मैं पहली बार इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी में, तो पापा ऑब्वियसली खुश हुए। तो पापा बोले मैं आता हूँ आधे घंटे में, अभी घर जाना मत। मैंने उनको लगा कि मैं बाहर कहीं चला जाऊँगा लोग सेलिब्रेट करने, तो दोपहर के ही 2-3 बजे होंगे। तो पापा आए, सबसे पहले पापा ने गले लगाया और फिर तब हम दोनों थोड़े से रोने लग गए थे। तो पापा ने कहा, यही चीज़ कही, मैं तुम्हें बोला था, चीज़ें जब मुश्किल होती है तभी उसको जीतने का मज़ा आता है। लेकिन जैसा मैंने तब कहा था, मुश्किल तो बहुत थी लेकिन अब तुम हमेशा कहना हमने करके दिखाया। सर, जो हमारे साथ में जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो यूपीएससी और एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी अभी वापस से तैयारी करते हैं तो कैसे तैयारी करते और क्या क्या चीज़ अवॉइड करते जो अभी तक आपने गलतियां की या फिर कुछ बेहतर कर सकते जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं? सबसे पहला, हम तुरंत पढ़ाई करके 6 महीने के अंदर रिजल्ट चाहते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है। यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे तो हो सकता है आपको 1.5 या 2 साल लगे अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन हम आधे पढ़ाई में पहले अटेम्प्ट दे देते हैं, फेल होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, जो मैंने भी किया। तो सबसे पहले मेरी सीख कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, इट टेक्स टाइम। आपको वो समय बिताना होगा ही। यूपीएससी एमपीएससी इज नॉट लाइक ए T20 क्रिकेट मैच, इट्स अ टेस्ट मैच। जितना देर पिच पे खड़े रहोगे उतना चांस बनेगा कि आपके रन बनेंगे। धीरे धीरे आप सेंचुरी तक जरूर पहुंच पाओगे, पहली बात है। दूसरी बात, फेल्यूर से हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर फेल्यूर को अपने मन में दबा के रखना और आगे ना बढ़ना, ये आदमी की कमजोरी है, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हम में कुछ ना कुछ कमियां होती है। हो सकता है हम टाइम सही से नहीं दे पा रहे, हो सकता है हम कमजोर सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं कर पा रहे, हो सकता है इजी सब्जेक्ट को अच्छे से लिख नहीं पा रहे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में हम फंस रहे हैं, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। लेकिन जो आदमी अपनी कमजोरी नहीं पहचान सकता वो आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो पढ़ता बहुत, मैं भी शुरुआत में कहता था पढ़ता बहुत हूं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। सक्सेस आपको तब आएगा जब आप धीरे धीरे ही सही आप अपनी गलतियां निकालना शुरू करें। कोई और आपकी गलतियां आके बताएगा नहीं, क्योंकि आपके बारे में आपको पता नहीं। आपकी वीकनेस, गलतियां नहीं बोलूंगा मैं, कमजोरियां, अगर आप आपकी कमजोरियां निकालना शुरू कर दे और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते रहे तो आप ऊपर के ग्राफ में जाएंगे। नहीं तो वो ग्राफ सीधा ऐसा हो जाएगा, ऊपर तो चढ़ोगे फिर ऐसा सीधा हो जाएगा, आपको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आदमी हमारी कमजोरियां समझना ही नहीं चाहता, ईगो आ जाता है। अगर वो कमजोरियां हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम में क्या कमी रही है। उसको असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, जो कमी रह गई देखो, आगे बढ़ो। सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, फिर एंड करते हैं। आप बतौर जो एस्पिरेंट लाइफ थी और अब कलेक्टर है ना, तो वो लाइफ में ज़्यादा सुकून था, यानी कि खुशी थी, या फिर अब जो कलेक्टर बन गया अब सुकून है लाइफ में? एस्पिरेंट में तो हमेशा स्ट्रेस ही रहता था कि अनसर्टेनिटी है, होगा कि नहीं होगा। प्रयास करना मेरा काम था। अब भी अनसर्टेनिटी रहती है, हम कुछ प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन उससे ही मैं सीखा हूँ प्रयास करना हमारा काम है। असफलता जरूर आई है, क्या कमी रहेगी देखो और आगे बढ़ो। एक ही चीज, नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है 100 बार नीचे गिरती है, ना गिरना उसको अकड़ता है,
ना चढ़ना उसको करता है, आखिर वो सक्सेस हो ही जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुमूल्य टाइम में से हमारे लिए समय निकाला। और सर मेरा चूँकि ये कलेक्टर के साथ में आपके साथ पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ जो है मेरे लिए बड़ा चैलेंज है, 55 जिलों को कवर करना है मुझे, जो कि शुरुआत आपसे और दतिया ज़िले से हो रही है। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से कलेक्टर के साथ में करना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट।